नमस्कार दोस्तों, ये बात है 24 दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार शाम के करीब 4:30 बजे। इंडियन एयरलाइंस IC-814 काठमांडू से नई दिल्ली के लिए निकलती है। शाम के 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल होता है और तभी हाईजैकर्स हरकत में आते हैं और 179 यात्रियों और क्रू मेंबर के साथ पूरे प्लेन को बंधक बना लेते हैं। इस प्लेन को हाईजैक करने के बाद आतंकवादी प्लेन को पाकिस्तान की ओर ले जाने की मांग करने लगते हैं और विमान में फ्यूल ना होने के कारण रिफ्यूलिंग के लिए शाम को 6 बजे पंजाब के अमृतसर में विमान को लैंड करवाया जाता है। और दिल्ली से ये संदेश था कि प्लेन को जितना देर हो सके उतने देर तक अमृतसर एयरपोर्ट पे विमान को रोकें ताकि प्लानिंग के लिए कुछ वक्त मिल सके। और हाईजैकर्स को इस बात की भनक लग जाती है और वो हाईजैकर फ्लाइट के जो कैप्टन थे उनके सर पे बंदूक रख के उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं टेक ऑफ करने के लिए। आखिरकार शाम के 7:30 बजे अमृतसर से IC-814 टेक ऑफ करती है और फिर लाहौर के लिए रवाना हो जाती है। और पाकिस्तान सरकार के इजाज़त के बिना लाहौर में इस प्लेन को लैंड करवाया जाता है। और दोस्तों, पाकिस्तान में अगर इस प्लेन को लैंड ना करवाया जाता तो इस प्लेन में फ्यूल ना होने के कारण ये प्लेन क्रैश हो जाता। इस कारण पाकिस्तान में इस प्लेन की लैंडिंग करवाई जाती है रिफ्यूलिंग के लिए। रिफ्यूलिंग करने के बाद ये प्लेन रात को 10:30 बजे फिर से टेक ऑफ करता है और जहाज़ में हनीमून से लौट रहे रुतिन कत्तेवाल को केवल इसलिए जान से मार दिया जाता है क्योंकि वो बाथरूम जाने की इजाज़त मांगी थी इन हाईजैकर्स यानी आतंकवादियों से। उन्हें ये इजाज़त मांगने की वजह से उन्हें चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है। और ये प्लेन कांधार होते हुए दुबई में लैंड हुआ। रिफ्यूलिंग के बदले हाईजैकर्स ने 26 यात्रियों को छोड़ा और रुतिन कत्तेवाल के पार्थिव शरीर को भी उन्होंने वापस किया। 26 यात्रियों को उनको छोड़ा गया जो बूढ़े थे, बच्चे, औरतें जो बीमार थे उनको छोड़ा गया 26 यात्रियों। और रिफ्यूलिंग के बाद ये विमान सुबह 5 बजे कांधार में लैंड करता है। और उस टाइम यानी कि 1999 में तालिबान का कब्जा हुआ करता था, जैसे कि अब तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान के ऊपर। और इसके बाद IC-814 पूरे 6 दिनों तक आतंकवादियों के कब्जे में रहा। IC-814 के 179 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के रिहाई के बदले भारत को उस जमाने में मशहूर अजहर समेत कुल 3 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा करना पड़ा था। और ये सब इसलिए हुआ कि लोगों और विपक्षी पार्टियों का इतना दबाव सरकार पर पड़ा कि आतंकवादियों के सामने भारत की सरकार को झुकना पड़ा और भारत एक राष्ट्र के तौर पर कमज़ोर पड़ा उस समय। और तब से लेके आज तक भारत को उसी कमजोरी का खामियाजा आज तक भुगतना पड़ता है। उस समय किसी को देश की परवाह नहीं थी, सबको IC-814 में फंसे अपने लोगों की परवाह थी, अपने लोगों की फिक्र थी। विमान में फंसे लोगों को बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी, निगोशिएशन चल रहे थे, हर रणनीति पर विचार चल रहा था। लेकिन आम लोगों का दबाव इतना ज्यादा था, उन लोगों के परिवार जो IC-814 में फंसे थे, लोगों का इतना ज्यादा दबाव पड़ा और देश में ऐसा माहौल बना जिससे देश कमजोर पड़ गया। उस समय बंधकों के परिवार इतने बेचैन हो गए थे और तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पे तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। और कुछ बंधकों के परिवार वाले प्रधानमंत्री निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू कर, और सबकी एक ही शिकायत थी कि बंधकों को बचाने के लिए सरकार एक भी फैसला नहीं ले रही है और उनकी जान खतरे में है। उस समय लोग यही चाहते थे कि उनके परिवार वाले किसी भी तरह वापस आएं और चाहे देश की सुरक्षा से उन्हें समझौता ही क्यों न करना पड़े, लेकिन उनके परिवार वाले वापस आने चाहिए। फिर चाहे इसके लिए आतंकवादियों को रिहा करना पड़े, कश्मीर खाली करना पड़े भारत को, और चाहे पाकिस्तान के सामने घुटने ही क्यों न टेकने पड़े। ये बात बिल्कुल सही है कि जो अपहरण हुए थे, जिनका अपहरण कर लिया गया था, उनके परिवार वाले
उस समय बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि उनके परिवार के सदस्य को किसी भी तरह वापस लाया जाए। धीरे धीरे ये गुस्से में बदल गया। इसके बाद धरने प्रदर्शन होने लगे और उस समय जो ये धरने प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्षी पार्टियों ने इसका पूरा फायदा उठाया। इन लोगों के जरिए सरकार पे दबाव डालना शुरू किया और ये साबित करने लगे कि भारत की सरकार फेल हो गई है और भारत की सरकार डरपोक है। भारत की सरकार के पास इस मामले की कोई सल्यूशन नहीं है। भारत सरकार के पास इस मामले की कोई सल्यूशन बचा नहीं है और ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। उस समय मीडिया ने भी इस सभी तस्वीरों और वीडियो को दिन रात चलाना शुरू कर दिया और तभी भारत दो राहे पर खड़ा हुआ था। एक तरफ लोगों की भावनाएं, लोगों का मूड था और दूसरी तरफ राष्ट्र का हित था। दोनों बातें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। लोगों का मूड अलग दिशा में जा रहा था और राष्ट्र का हित अलग दिशा में जा रहा था और सरकार को इनमें से ही एक को चुनना था और उस समय सरकार ने देश के मूड को चुना। विपक्षी पार्टियों के नेता और लोगों ने सरकार के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना दिया। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। उनके खिलाफ नारे लगने लगे और उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि लोग उनके खिलाफ ऐसे सड़क पर आके उनके खिलाफ नारे लगाएंगे। और मीडिया ने इसकी पूरी दिन रात कवरेज की, दिन रात वीडियो तस्वीर दिखाए इसकी। इन विरोध प्रदर्शनों को मीडिया ने बहुत प्रमुखता से दिखाया और सारे अखबार इसी खबर से भरे पड़े थे। और उस समय मीडिया ने ये तय नहीं कर पाए वो लोग कि देश का मूड पहले रखें कि लोगों का मूड पहले रखें। उस समय मीडिया ने लोगों का मूड दिखाया जो कि गलत था। उस समय मीडिया और सरकार और लोगों ने सरकार पे जो दबाव बनाया ये सही नहीं था और उस समय देश की भावना ये थी कि विमान में फंसे लोगों को किसी भी तरह वापस लाया जाए, चाहे इसके लिए आतंकवादियों को छोड़ना ही क्यों ना पड़े या फिर इससे भी बड़ी कोई मांग माननी ही क्यों ना पड़े। और इस दबाव में सरकार चाहकर भी कोई राष्ट्र के हित में फैसला नहीं ले पाई और उस समय लोग और सरकार और विपक्षी पार्टियों के लीडर अगर सरकार का साथ दिए होते तो सरकार एक देश हित में बड़ा फैसला ले सकती थी। लेकिन उस समय विपक्ष भी दबाव देने वालों के पक्ष में ही खड़ा हुआ था। मीडिया भी उनकी ही कवरेज कर रहे थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय विपक्ष ने भी दबाव देने वालों के का ही साथ दिया और उस समय सरकार को किसी का साथ मिला ही नहीं। ना लोगों का साथ मिला, ना मीडिया का साथ मिला, ना विपक्ष का साथ मिला। आतंकवादी मसूद अजहर को रिहा करना हमारी सबसे बड़ी हार थी। IC-814 के हाईजैकिंग के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर थे और तब उन्हें ही इस पूरे हॉस्टेज निगोशिएशन की जिम्मेदारी दी गई थी। दोस्तों उस समय मीडिया, लोगों और विपक्षी पार्टियों का इतना ज़्यादा दबाव था कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार को आतंकवादियों के सामने झुकना पड़ा। दोस्तों ऐसा इमेजिन कीजिए कि अगर यही घटना आज के समय में हुई होती तो क्या होता। अगर ये घटना आज के समय में हुई होती तो हमारी भारतीय सेना वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती, एयर स्ट्राइक करती, उन आतंकवादियों को मारती और हमारे लोगों को वापस छुड़ा के लेके आती और इस तरह की घटना दोबारा कोई आतंकवादी दोहराने की कोशिश नहीं करता और इस तरह की घटना भारत के साथ दोबारा दोहराने की कोई भी आतंकवादी कोशिश तक नहीं कर सकता और करेगा तो भारतीय सेना द्वारा उसे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।